जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार फायरमैन का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। आपका जो 1 से लेकर 6 तक है वो प्रोवाइड किया जा चुका है और यह हम लोग प्लेटफॉर्म बुक के तरफ से हम लोग ये जो फायरमैन का सेट है तो वह चला रहे हैं। टोटल इसमें आपको यहाँ पर 28 प्रैक्टिस सेट है। तो हम इसको शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपका जो फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसका जो आपका नोटिफिकेशन, यानी कि जब कब एग्ज़ाम होगा उसका जो नोटिफिकेशन है बहुत ही आपको जल्द मिलने वाला है। आपका जो पंचायत चुनाव होने वाला है उससे पहले ही आपको यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। लगभग ये आपको 25 से 30 के जो बीच है उसी में आपको जो है नोटिफिकेशन इसका जारी कर दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और यहाँ पर जो आपका पहला प्रश्न है तो ये मैथ का प्रश्न है। मैथ का प्रश्न हम सिर्फ आपको आंसर बताते चलते हैं और आप इसको वीडियो को पुश करके आप इसका राइट आंसर आप लोग जो है बनाइएगा। ठीक, देखिए इस पर पहला जो है इसका राइट आंसर आपका 20% लाभ होगा। ठीक, दूसरा है यहाँ पर माध्यिका और परिसर का योग पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर मैथ का जो प्रश्न है तीसरे नंबर की, एक स्कूल यानी कि एक स्कूल में 1400 छात्र जिसमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियाँ चश्मा लगाती हैं। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा 250 लड़कियाँ चश्मे लगाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पर चौथे नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 400 रुपया। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक, पाँचवा नंबर जो हम लोग का प्रश्न है तो पाँचवा का राइट आंसर है हम लोग का 180 होगा। ठीक, 180 यहाँ पर आपका क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। चलिए छठा नंबर जो प्रश्न है यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, छठा का हो जाएगा 28 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 7वें नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ का ही प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर होगा वह आपको बी हो जाएगा, 3/2 और यहाँ पर 1/2 यह अनुपात में है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का जो यहाँ पर वो 7वें नंबर था ना, जी हाँ 7वां, ये 8वां नंबर जो आपका प्रश्न है तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए 9वां नंबर जो हम लोग का प्रश्न है कि कुछ धन उधार लिया गया तथा इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 हो तथा चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। तो उधार जो लिया गया धन है वह कितना धन है, उधार लिया गया धन की बात हो रही है, वह है आपका 1640 रुपया। ठीक, चलिए 10वां नंबर जो हम लोग का यह मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3/20 होगा। ठीक, चलिए तो फाइनली हम लोग का जो 11 नंबर से प्रश्न है वह इसमें शुरू हो गया। हम लोग इस वीडियो में मैथ को सिर्फ स्किप करेंगे। आपका जो हिंदी और इंग्लिश और फिर जीके जीएस का जो प्रश्न है उसको हम लोग टेकअप करते चलेंगे। ठीक, यहाँ पर पहला प्रश्न है जो 11 नंबर है कि निम्न में से दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर इसमें से कौन सा है। तो देखिए इसमें जो आपका दीर्घ स्वर है जो ये आप देख रहे हैं ये दीर्घ स्वर है। ठीक, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए किसी मूल्य या ह्रस्व को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसकी कुल संख्या जो होता है वो 7 होता है। कितना होता है, दीर्घ स्वर की कुल संख्या 7 होता है। जैसे एग्जाम्पल में जो 7 हैं यहाँ पर आ है, ई है, ऊ है, ए है और ए है और ओ है और औ है, ये सभी 7 दीर्घ स्वर का उदाहरण है। ठीक, चलिए 12वें नंबर जो प्रश्न है कि निम्न में अंत व्यंजन कौन सा है, अंतःस्थ व्यंजन है जो कौन सा है। तो अंतःस्थ व्यंजन जो आपका वह है। ठीक, अंतःस्थ व्यंजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अंतःस्थ व्यंजन ये जो है इसके 3 भेद होते हैं। पहला होता है यहाँ पर व्यंजन के 3 भेद होते हैं, उसी में एक जो है अंतःस्थ आता है। पहला होता है अस्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ और जो तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो ये अंतःस्थ के 4 भेद होते हैं। ठीक, ये जो अंतःस्थ है इसके भी 4 भेद होते हैं और वो जो है आपका य र ल व, ये जो 4 है ये अंतःस्थ व्यंजन के उदाहरण है। ठीक, चलिए
अगला पॉइंट हम लोग का है कि निम्न में से अल्प प्रण व्यंजन कौन सा है। तो अल्प प्रण व्यंजन कौन सा है, वह देखिए यहाँ पर जो आपका अल्प प्रण व्यंजन है वह ग जो है अल्प प्रण व्यंजन है। इसको भी हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अल्प प्रण व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे कि क, ख, ज, प। ये जो चार हैं ये अल्प प्रण व्यंजन के उदाहरण हैं। ठीक, अगला प्रश्न 14 नंबर देखिए। प्रश्न है कि निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। इसमें घोष वर्ण पूछा जा रहा है, तो घोष वर्ण कौन सा है। देखिए जो आपका घोष वर्ण जो ज है वो घोष वर्ण है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि निम्न में रीतिकाल का कवि कौन है। तो रीतिकाल के कवि कौन है, यहाँ पर बिहारी है जो रीतिकाल के कवि हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उर्वशी किसका काव्य है। तो उर्वशी जो है आपका किसका काव्य है, यह रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है उर्वशी। अगला प्रश्न है कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द, जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है, दे हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें जो आप परीक्षा देख रहे हैं वो सही है। ठीक, ऐसे ही परीक्षा लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि जटिल का विलोम। तो जटिल का जो विलोम होता है वह क्या होता है, जटिल का विलोम सरल होता है। ठीक, अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है। अनेकार्थक है तो अनेकार्थक में राइट आंसर आपका कौन सा, अंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 21 नंबर है कि आई केप्ट दी फ्लावर, यहाँ पर फ्लावर इन आ वेस। यहाँ पर चेंज इसको हम लोग का इसका वॉइस चेंज करना है, तो इसका राइट आंसर एक्टिव से हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दी फ्लावर्स वेयर केप्ट इन आ वेस, यहाँ पर राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि दी सिनोनिम्स ऑफ दी वर्ल्ड ग्लेन इज। यहाँ पर ग्लेन इज यहाँ पर सिनोनिम खोजना है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि प्रॉफिट। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि फिल इन दी ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड, यहाँ पर चूज करना है। आई एम डॉट 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 लेट फॉर वर्क, यानी कि आई एम रेयरली, यहाँ पर रेयरली लेट फॉर वर्क, यहाँ पर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला पॉइंट है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यहाँ पर जो सही है उसी सेंटेंस को सही मारना है। तो इसमें आपका कौन सा जो है सही है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह यहाँ पर द फ्लोर स्मेल स्वीट, यहाँ पर जो ऑप्शन ए वाला सेंटेंस है वो सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सिलेक्ट द एंटोनोमी ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर सोबर, सोबर का यहाँ पर एंटोनोमी खोजना है, तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, यहाँ पर अगेंस्टेड हो जाएगा। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल, इसमें खोजना है। यहाँ पर आइस के पहले आर्टिकल और वाटर के पहले आर्टिकल लगाना है। तो यहाँ पर देखिए आइस और वाटर दोनों जो है इसमें जनरल है। ठीक, यहाँ पर जो दोनों का प्रयोग है जनरल के अर्थ में किया गया है, इसलिए इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं होगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द सब्जेक्ट इन द गिवन सेंटेंस इट इज आई हु डिड दिस, यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 27 नंबर जो राइट आंसर होगा वह हु हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट जो प्रश्न है 28 नंबर है कि सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडम गिवन बिलो। यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोल्ड फ्रॉम द बिलो, यहाँ पर बोल्ड फ्रॉम बिलो का जो अर्थ होता है कि अचानक आने वाली विपत्ति, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एन एक्सपेक्टेड यहाँ पर डिसएस्टर, यहाँ पर का राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि फ्रॉम आ मीनिंगफुल वर्ड बाय एडिंग दी सब, यहाँ पर प्रीफिक्स यानी कि जो प्रीफिक्स है डिस, इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो इससे जो शब्द बनाया जा सकता है वह यहाँ पर डिस्कार्ड या जो है बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू एडजेक्टिव हाउ, यहाँ पर ग्लोरियस इज दिस, यहाँ पर सनसेट, इसमें आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा। ठीक, दिस सनसेट इज वेरी ग्रेगरियस। ठीक, राइट आंसर बी कर लीजिएगा।
अगला प्रश्न देखिए, अगला जो प्रश्न यहाँ पर भी 10 जो है प्रश्न वो मैथ का है। इसमें टोटल एक सेट में 20 जो प्रश्न आपको मैथ का दिए जा रहे हैं। 3 जो प्रश्न है वो करंट अफेयर से भी इसमें आपको प्रश्न डाला गया है, और जो 10 है वो हिंदी से प्रश्न है, और बाकी जो सभी है वो जीके जीएस का प्रश्न है। ठीक, चलिए 31 नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि यहाँ पर 32 नंबर है, और इसका राइट आंसर यहाँ पर 1/64 हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 33 नंबर यहाँ पर जो इसका x बराबर 16 हो जाएगा। ठीक, अगला 34 नंबर है, तो इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर है, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आप इसको वीडियो को पुश करके आप इसको बनाइएगा, यदि आपका ए आएगा तो सही है, बाकी आपका जो है नहीं आएगा तो आप इसको कमेंट करिएगा कि सर नहीं आया, इसमें कुछ ज़्यादा ही डाउट है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 36 नंबर जो प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर 150 होगा। 37 नंबर है, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है, तो प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का जो औसत होता है वो 11.1/9 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 38 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर 1/3 हो जाएगा। और 39 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर 45 वर्ष और 15 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 40 नंबर जो प्रश्न है, यह मैथ का अंतिम प्रश्न है, और इसकी राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग प्रवेश कर गए हैं अपने साइंस के प्रश्नों में। पहला है कि तप्त तार आम मीटर द्वारा मापन किया जाता है, तो तप्त तार जो आम मीटर के द्वारा मापन किया जाता है वह कौन से हैं, वह प्रत्यावर्ती एवं दृष्टि धारा दोनों मापन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का प्रश्न है कि यदि गुरुत्व के विरुद्ध किया गया कार्य ऋणात्मक हो, तो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य किया गया जो ऋणात्मक हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर आपका स्थितिज ऊर्जा जो है वो घटेगा। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता साधारणतः सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से अधिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से क्या होता है, कम होता है। राइट आंसर इसमें आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का कि यदि 99 ओम प्रतिरोध वाले एवं यहाँ पर संटित गैल्वेनोमीटर से होकर कुछ धारा का 1% प्रवाहित होती है, तो संट का प्रतिरोध क्या होगा, तो इसमें जो संट का प्रतिरोध होगा वह 1 ओम होगा। अगला प्रश्न हम लोग का कि शक्ति P के एक उत्तल लेंस को पानी में डुबोया जाता है, इसकी शक्ति किस प्रकार परिवर्तित होगी, तो इसकी जो शक्ति है वह परिवर्तित कैसी होगी, कम होगी। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न 46 नंबर प्रश्न है कि 125 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 1 किलोग्राम का एक पिंड गिराया जाता है, तो पृथ्वी से टकराते समय इसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होगी पृथ्वी से टकराते समय, तो वह यहाँ पर 1250 जूल होगी। ठीक, यहाँ पर आपका ये m गुने जी और गुने एच होता है, तो m 1 और यहाँ पर जो g का मान है वो 10 दिया गया है, g का मान 10 और यहाँ पर जो हो जाएगा यहाँ पर 125। ठीक, जब गुना करेंगे तो ये 1250 होगा। अगला प्रश्न है कि भिन्न भिन्न पदार्थों में अणुओं के बीच कार्यरत बल को कहा जाता है, तो इन अणुओं के बीच जो कार्यरत बल है उसको आसंजक बल कहते हैं। क्या कहते हैं, आसंजक बल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी कांच के टुकड़े से जिसकी मोटाई 4 mm और अपवर्तनांक 3 है से प्रकाश के किरण को गुजारने में लगा समय यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो कितने सेकंड वो समय लगेगा, तो वो जो समय लगेगा 4 गुना 10 के पावर माइनस इन्वर्स में 11 सेकंड लगेगा। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है निम्न में से कौन सा उपकरण लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं है,
तो लंबाई के मापन के लिए कौन सी जो है प्रयुक्त नहीं है, तो ये परमाणु घड़ी जो है वह लंबाई के मापन के लिए प्रयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग का है कि किसी प्रक्षेप गति के यहाँ पर प्रकरण में उच्चतम बिंदु पर वेग तथा त्वरण के बीच का जो कोण है वो क्या है, तो बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री है। ठीक। अगला प्रश्न हम लोग का कि पोटास फिटकरी का जलीय विलयन होता है, तो पोटास जो फिटकरी का जलीय विलयन होता है वो अम्लीय होता है। ठीक। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की, तो वर्ण लेखन की जो खोज किया गया था वह किया गया था ट्वेट। यहाँ पर ट्वेट एक वैज्ञानिक का नाम है, इन्हीं के द्वारा जो है वर्ण लेखन का जो है खोज किया गया था। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए हम लोग का 53 नंबर जो प्रश्न है कि एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, तो इस मात्रा को मापा जाता है आयोडीन मान से। कैसे? आयोडीन मान से ये मापा जाता है। अगला जो प्रश्न है हम लोग का प्रश्न है कि यौगिक जिसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है वह कौन सा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या जो 1 होती है यह यौगिक कौन सा है, तो यह यौगिक है आपका धात्विक हाइड्राइड है, हाइड्राइड। ठीक। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि सल्फर डाइऑक्साइड रंगहीन वस्तुओं का यहाँ पर विरंजन करती है, तो यह विरंजन जो करती है कैसे करती है, अपचयन के द्वारा यह विरंजन करती है। इसका जो सूत्र होता है सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 होता है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 56 नंबर है कि निम्नलिखित में से उदरव्युत्पात नहीं है, यानी कि इसमें कौन सा है जो उदरव्युत्पात का उदाहरण नहीं है, पूछा जा रहा है जी, तो ये क्लोरीन जो है नहीं है। ठीक। ये उदरव्युत्पात का उदाहरण कौन सा, क्लोरीन इसमें नहीं है। हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि यहाँ पर उदरव्युत्पात किसको कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया को उदरव्युत्पादन कहते हैं। ठीक। चलिए और इसका अच्छा खासा उदाहरण में यहाँ पर कपूर ले लेते हैं, और यहाँ पर बेंजोइक अम्ल भी है, नेप्थेलीन भी है। ठीक। अगला प्रश्न है कि काले रंग का सल्फाइड है, तो काले रंग का सल्फाइड इसमें आपको जांचना है, खोजना है कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए BiO2 और S3 है जो ये काले रंग का क्या है, सल्फाइड है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि निम्न में कौन जल में अघुलनशील है, जल में अघुलनशील की बात हो रही है, तो जल में अघुलनशील PbSO4 है। कौन है, PbSO4। अगला प्रश्न है कि हाथी पाँव नामक रोग का वाहक है, तो हाथी पाँव नामक रोग का जो वाहक है वो कौन है, वह है आपका संक्रमित क्यूलेक्स मच्छर। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हाथी पाँव रोग का जो संक्रमण है वह मच्छर है, और यहाँ पर एक मलेरिया भी होता है, तो मलेरिया का जो होता है वो मादा एनोफ्लीज होता है। ठीक। यहाँ पर आपका मलेरिया का भी दिया गया, तो बहुत से बच्चे मादा एनोफ्लीज को ही मारेंगे। ठीक। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, हाथी पाँव के। अगला प्रश्न है यहाँ पर हम लोग का है कि ग्रीन ग्रंथि निम्न में से किसकी उत्सर्जी अंग है, तो ग्रीन ग्रंथि ये किसकी उत्सर्जी अंग है, यह आपको क्रस्टेशिया है, इसका जो उत्सर्जिंग अंग होता है वो ग्रीन ग्रंथि होता है। ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मोलस्का से कौन संबंधित है, तो मोलस्का से जो संबंधित है वो कौन सा है आपका, मोलस्का से पूछा जा रहा है कौन संबंधित है, तो वह कटल फिश जो होता है वो मोलस्का से संबंधित है। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 62 नंबर प्रश्न है कि ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण बढ़ोतरी होती है, किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है, तो इसमें आपका श्वेत रक्त जो कि आपका WBC होता है, WBC इसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है। ठीक। कैंसर में। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होती है, तो इंसुलिन में जो धातु मौजूद होती है वो जस्ता होती है। ठीक। अगला प्रश्न है कि जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है,
तो पक्षियों का अध्ययन किसके अंतर्गत होता है? ये ऑर्निथोलॉजी के द्वारा पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ग्लाइकोलाइसिस का जो अंतिम उत्पाद है वो आपका पायरुविक अम्ल है, जिसको पायरुविक एसिड भी बोलते हैं। ठीक, चलिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ऊर्जा करेंसी है। ठीक, ऊर्जा करेंसी किसे कहते हैं? तो एटीपी को ऊर्जा करेंसी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला है कि मोहर लवण है। तो मोहर लवण जो देखिए एक द्विक लवण है। मोहर लवण जो है एक द्विक लवण है। ठीक, अगला प्रश्न देखा जाए 67 नंबर की प्रसिद्ध एक पुस्तक है आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड। ठीक, आ बेटर इंडिया आ बेटर वर्ल्ड, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक NR नारायण मूर्ति हैं। ठीक, NR नारायण मूर्ति इस पुस्तक के लेखक हैं। और एन नारायण मूर्ति भारत के सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है इन्फोसिस, इसके संस्थापक भी हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर रिक्त स्थान है और यहाँ पर कह रहे हैं कि लिखित दस्तावेज जो है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान में होगा वह आपको एथनोग्राफी जो होता है वह लिखित दस्तावेज है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो पायली एक्सप्रेस के नाम से किसको? PT उषा को जाना जाता है। एक और है ढींग एक्सप्रेस। ढींग एक्सप्रेस किसको जानते हैं ढींग एक्सप्रेस के नाम से? तो वह हिमा दास को ढींग एक्सप्रेस और पायली एक्सप्रेस के जो है PT उषा को। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 70 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? यहाँ पर देखिए समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र ये दोनों है। कौन सा है? तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा मैंगलोर, हल्दिया और विशाखापत्तनम, ये जो है ये दोनों है। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर आप लोग डी कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये मंगलौर कहाँ पर है? तो ये मंगलौर जो है कर्नाटक में है। हल्दिया कहाँ पर है? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में है। विशाखापत्तनम कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल। यहाँ पर भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। कौन सा? देखिए यहाँ पर भारत के पड़ोस में एक जो घोड़े का नाल जैसा दिखता है वह कौन सा द्वीप है, वही पूछा जा रहा है। तो वह है आपका लक्षद्वीप, जो घोड़े के नाल जैसा दिखता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न किए हैं यहाँ पर हम लोग है कि चितनवासल गुफा चित्रकलाएँ में स्थित है और से संबंधित है। तो देखिए जो चितनवासल है। ठीक, चितनवासल गुफा जो है वह तमिलनाडु में है और यह जैन धर्म के लिए संबंधित है। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन, यहाँ पर टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस के बीच शुरू की? तो याद रखिएगा जो 1853 में पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की गई थी वह कलकत्ता और आगरा के बीच में शुरू की गई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो प्रथम अधिवेशन जो है वह कहाँ पर आयोजित हुआ था? ठीक, यह आयोजित हुआ था आपको बम्बे में। कहाँ पर? बम्बे में। और यह कब हुआ था प्रथम जो है अधिवेशन? तो ये 27-28 दिसंबर को 1885 में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 में कहाँ स्थापित की थी? तो आर्य समाज जो स्थापना ये किया गया था 1875 में, ये कहाँ पर किया गया था? तो बिल्कुल ये भी आपको बम्बई में किया गया था। यहाँ पर आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न देखा जाए, हम लोग का प्रश्न है शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो यह किस अधिनियम के अंतर्गत संघीय प्रणाली स्थापित की गई थी? तो यह स्थापित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1935 में आया था। इसी के अंतर्गत यह शासन प्रणाली लागू की गई थी। अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की? खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? पूर्ण स्वतंत्रता दिवस कांग्रेस के द्वारा जो मनाया गया था वह 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। ठीक, और इसी के याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था, यही दिन को याद रखने के लिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है हम लोग का कि भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ। तो भारतीय वन अधिनियम जो पारित हुआ था यह 1865 में पारित हुआ था। ठीक, भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक, पर्यावरण के लिए कितना प्रतिशत वन होना चाहिए? तो पर्यावरण के लिए आपको कुल क्षेत्रफल का 33% जो है वो भूभाग पर वन होना अनिवार्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए 80 नंबर, जो हम लोग का 80 नंबर प्रश्न है। यहाँ पर ए और बी दो बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता क्या है? तो यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, इसके बीच का जो तुल्य धारिता है वह यहाँ पर 4 म्यू एफ है। ठीक, यहाँ पर ये म्यू से प्रदर्शित किया जाता है इसको, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर है, हम 81 नंबर प्रश्न है कि चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? तो चक्रवात है, इसका निम्न कारण है जो निम्न दाब है। ठीक, ये जो है निम्न दाब के कारण ये चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ पर हम लोग का 82 नंबर है कि भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जंतु अभयारण्य है जहाँ गैंडों के संरक्षण की परियोजना चल रही है? गैंडों की संरक्षण की जो परियोजना चल रही है तो वह है आपका काजीरंगा। काजीरंगा जो है अभयारण्य है, इसमें आपको गैंडों के संरक्षण की जो परियोजना चल रही है, और ये काजीरंगा कहाँ पर है? तो ये असम में है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भाखड़ा नंगल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल जो है आपका यह सतलज नदी पर है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए 1905 के बंगाल विभाजन के समय वहाँ के वायसराय कौन थे? उस समय वायसराय की बात हो रही है, तो वह जो थे लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसराय थे। ये आपको 1899 से ये 1905 तक ये कार्यकाल जो किए थे ये लॉर्ड कर्जन थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग के कि हर्ष राज्य का राज्य कवि कौन? देखिए यहाँ पर हर्ष यह होता है, इसका हर्ष चरित्र होता है, तो ये हर्ष राज्य का जो है राज्य कवि पूछा जा रहा है कि कौन था? तो कौन था? बाण भट्ट था। ठीक, राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला है कि संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के जो गुरु थे वह रामानंद थे। अगला प्रश्न हम लोग का कितने यमयोतर के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यह पूछा जा रहा है कि कितने यमयोतर के साथ अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो निर्धारित की जाती है? तो यह 180 डिग्री यमयोतर के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा निर्धारित की जाती है। अगला पॉइंट है यह किसने कहा कि मानव प्राकृतिक रूप से एक राजनीतिक प्राणी है? तो यह जो है अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग का, यहाँ पर देखिए जो प्रश्न हम लोग का 89 नंबर प्रश्न, यहाँ पर आपको मिलान करने वाला प्रश्न है। पहला है कि राष्ट्रगीत जो है हम लोग का कौन सा है जी? राष्ट्रगीत में आपका सत्यमेव जयते आ जाएगा। नहीं सॉरी, यहाँ पर जो राष्ट्रीय गीत पूछा जा रहा है तो इसमें वंदे मातरम होगा। ठीक, हम भी भूल गए थे। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गान जनगण मन, और राष्ट्रीय प्रतीक जो हो जाएगा वह अशोक स्तंभ, और जो नारा हो जाएगा वह सत्यमेव जयते हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कूट में आप लोग इसका भर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में वैद्य प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में जो वैद्य प्रभुसत्ता वह निहित है वो कहाँ पर है? संविधान में निहित है।
अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के 1/3 सदस्यों के निवृत्ति होने की अवधि क्या है? तो यह निवृत्ति होने की अवधि प्रति 2 वर्ष है। ठीक, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य, यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे है? तो वह कृषि से है। ठीक, देखिए प्राथमिक यहाँ पर अर्थव्यवस्था के संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्षेत्र जिसके अंतर्गत आपको कृषि, पशुपालन, वन, खदान, मत्स्य आदि आते हैं। द्वितीय क्षेत्र जिसके अंतर्गत आपको विनिर्माण और उद्योग क्षेत्र आते हैं। और जो तृतीय क्षेत्र होता है इसके अंतर्गत आपको सेवाओं को रखा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की लगभग कितने भूमि बाढ़ उन्मुख है? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार के क्षेत्र जो भौगोलिक क्षेत्रफल है उसमें कितना प्रतिशत जो भूमि है वो बाढ़ से ग्रसित रहता है। तो यहाँ पर जो 70% लगभग में आपका जो है 70% जो है भूमि वह बाढ़ से जो उत्तरी बिहार है वो ग्रसित रहता है। ठीक, यहाँ पर बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। और 16 अगस्त 2018 आपको याद रखना है, 16 अगस्त 2008 को कुशहा बांध टूटने से अधिक क्षति हुई थी। ये बाढ़ का ही प्रश्न है। ठीक, चलिए अगला यहाँ पर हम लोग के भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पर हम लोग का है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ जो समझौता है यह 1916 में किया गया था। ठीक, लखनऊ समझौता के द्वारा गर्म दल और नरम दल दोनों में एकता स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न है हम लोग का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है भाई? तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वह आपको माउंट आबू, ठीक, ये कहाँ पर है? ये आपको राजस्थान में। ठीक, दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो माउंट आबू पर्वत पर है, ये राजस्थान में। ठीक, चलिए ये प्रसिद्ध है आपको जैन मंदिर के लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए यहाँ पर जो आपका 97, 98 और 99 ये 3-4 जो प्रश्न है तो ये आपका करंट अफेयर का प्रश्न है। और हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष चुने गए हैं ज्ञानेंद्रो निंगोम्बम को चुना गया है। ठीक, अगला प्रश्न है हम लोग का निर्माणाधीन फेनी पुल किन 2 देशों को जोड़ेगा? तो निर्माणाधीन फेनी पुल जो है यह किसको किसको भारत और बांग्लादेश को जोड़ेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए एशियाई वाटर वर्ल्ड जनगणना किस राज्य द्वारा आयोजित की गई? तो एशियाई वाटर वर्ल्ड जो जनगणना है यह किसके द्वारा आयोजित की गई? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अगला प्रश्न जो हम लोग का 100 नंबर जो कि सेंचुरी है और ये वर्ष 2030 में एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इस एशियाई खेलों का जो आयोजन है वह आपको दोहा में किया जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो हम लोगों ने इसमें आपका जो 100 प्रश्न है इसको हम लोग देख लिए और जो अगला आपका सेट 8 होगा वो जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।